हाय एवरीवन, सो हमारा नेक्स्ट यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिज्म के अंदर बिकॉज डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमारा क्रैश कोर्स है, डायरेक्टली हमारा फोकस रहेगा फॉर्मूले पे और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने हैं। सो आज का जो लेक्चर है वो मैग्नेटिज्म के अंदर होगा और मैग्नेटिज्म में सबसे पहले हम आज करेंगे बायो-सावर्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड से अगर क्वेश्चन आता है तो 99% चांस है कि या तो वो इस लॉ से आएगा, बायो-सावर्ट लॉ से आएगा, या फिर एम्पियर्स लॉ से आएगा। तो एम्पियर्स लॉ हम बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है। तो सपोज आपके पास मान लीजिए कोई वायर है, ये इस तरह से कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रही है आई। जब इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर लेता है। तो किसी भी रैंडम पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो इस करंट कैरिंग वायर से पी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वायर को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का छोटा सा सेक्शन कर लिया और इस जो सेक्शन की लेंथ है वो आपके पास है डीएल, और जो वेक्टर है वो हमेशा ध्यान रखना, जो डीएल वेक्टर होगा, ये जो लेंथ एलिमेंट हमने लिया है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में ली जाती है। सो इस एट प्रेजेंट करंट ऊपर की तरफ जा रही है, सो जो डीएल वेक्टर होगा वो अपन इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, वही इस डीएल की डायरेक्शन होगी। सो डीएल की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की ली जाती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब अपन को क्या करना है, इस छोटे से सेक्शन से जो हमने छोटा सा पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मिला दीजिए सीधा। मिलाने के बाद ये आपका होगा आर और इसका जो वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, डीएल से शुरू होकर पी की तरफ जाएगा। मतलब ये जो आर वेक्टर है वो आपकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज द आर कैप, ये आर कैप डायरेक्शन होगी आपकी। आई होप ये अपन को ये चीज समझ में आ चुकी है। नाउ इस पॉइंट पे जो डीएल वेक्टर और इस आर वेक्टर के बीच में एंगल है, सपोज इस पॉइंट पे ये एंगल कितना है, मान लीजिए आपका थीटा है, इस पॉइंट पे आपका एंगल थीटा है। तो जैसे मान लीजिए आपने ये ऐसा लिया है, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर करंट ऊपर जा रही है तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना ऊपर की तरफ, वो टेंजेंट सपोज इधर जा रही है और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, तो ये एंगल जो है मतलब उस एलिमेंट की जगह पर खींची गई टेंजेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कैसा होगा, हमारे पास थीटा होगा। सो अगर ये थीटा है तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सिर्फ इस डीएल एलिमेंट की वजह से, सिर्फ इस डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए डीबी है, क्योंकि कंप्लीट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए हमें पूरा वायर कंसिडर करना पड़ेगा, हमने फिलहाल छोटा सा वायर लिया है। सो ये जो डीबी होता है इसकी फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड बायो-सावर्ट लॉ। ये बायो-सावर्ट लॉ होता है हमारे पास। अगर पूरे वायर के लिए चाहिए तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट लगा देंगे वायर की लेंथ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, सो हमें वैल्यू मिल जाएगी। म्यू नॉट जो होता है दिस इज ये आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये यहीं से निकल सकता है, जाहिर सी बात है, ये आपको यहीं से पता चल जाएगा। यहाँ से अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालोगे तो कितना जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ओनली डायमेंशन वाइज ले रही हूँ, 4 पाई की तो कोई डायमेंशन है नहीं, आर स्क्वायर को और इस आर को, आर से आर मतलब एक डायमेंशन से डायमेंशन कैंसिल होगी तो नीचे आर बचेगा, तो वो आर ऊपर जाने दो और नीचे आ जाएगा आईडीएल आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आईडीएल आ जाएगा। ओके ये आर कैप है, सॉरी यहाँ पे आर कैप है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आर कैप है। आर कैप होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पे अपने पास आर नहीं आएगा। यहाँ से डायमेंशन देखो म्यू नॉट निकालेंगे, सो म्यू नॉट हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि मैं डायमेंशन बता रही हूँ आपको, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर कैसे आया, तो इस फॉर्मूले से अगर आप म्यू नॉट निकालो तो डीबी उधर चला जाएगा, आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, आई नीचे आ जाएगा, डीएल नीचे आ जाएगा, और ये आर कैप है। आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किस में होती है, टेस्ला में, और ये आर स्क्वायर है और नीचे जो डीएल होगा वो भी लेंथ होगा, तो एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर लेंथ आ जाएगा तो मीटर आ जाएगा, नीचे आई है उसका एम्पियर। तो देखिए ये म्यू नॉट की यूनिट हमारे पास आ चुकी है। अगर यहाँ पे आपको यूनिट नहीं चाहिए तो इसको देखो, आपको क्या चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। अगर आर वेक्टर लेना है तो नीचे आर क्यूब की जगह क्या लेना, आर स्क्वायर की जगह क्या लेना है, आर क्यूब लेना है। सो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये बायो-सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है।
इससे हम डिफरेंट टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो यहाँ पर साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में एक रूल होता है राइट हैंड थंब रूल, जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका आना चाहिए। और इसमें दो हमारे पास करंट कैरिंग वायर जो होंगे उनकी दो डायरेक्शंस में मेनली पूछी जाती है, बस आपको वो दो ध्यान रखनी है। देखो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का अंगूठा जो होगा उसकी दिशा। तो आपके पास एक ऑप्शन है इसमें स्ट्रेट करंट। देखो स्ट्रेट करंट में आपके पास सीधा वायर होगा और उसमें करंट जा रही होगी। तो स्ट्रेट करंट के अंदर आपकी जो आई है उसकी डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, अपना थंब रखना है, अंगूठा रखना है राइट हैंड का। ठीक है, तो अब देखो एक बार मेरा वीडियो देखना, आपका अंगूठा ऊपर जा रहा है तो आपकी जो फिंगर्स होगी इनका जो कर्ल होगा, ये जो मुड़ेगी, ये मुड़ने वाली जो डायरेक्शन होगी ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। सो आपका राइट हैंड का अंगूठा ऊपर रखिए और बताइए आपकी जो फिंगर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या क्लॉकवाइज घूम रही है। डेफिनेटली वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, इस तरह से घूमेगी आपके फिंगर्स। तो ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स आपको कौन सी डायरेक्शन में देगी, आपके पास कर्लिंग फिंगर्स। कर्लिंग मतलब घूमती हुई फिंगर्स, आपकी कर्लिंग फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है। और इसका बिल्कुल सेकेंड पार्ट होता है कि स्ट्रेट करंट की बजाय आपका सर्कुलर करंट है। सर्कुलर करंट, सर्कुलर करंट में क्या होगा, इस तरह से आपका वायर होगा और उसमें करंट जा रही है सपोज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होगा, आपको अपनी फिंगर्स जो है उनको करंट के पीछे पीछे घुमा लो, अंगूठा नहीं घुमाना है इस बार, आपको फिंगर्स को करंट के पीछे पीछे घुमा लो। तो अंगूठा किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में अंगूठा आपका ऊपर आ रहा है और ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी सर्कुलर करंट हुई तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी थंब की डायरेक्शन में। और आपके पास जो कर्लिंग फिंगर है, कर्लिंग फिंगर, कर्लिंग फिंगर आपको देती है करंट की डायरेक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मतलब वायर सीधा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप की होगी, और अगर वायर सर्कुलर शेप का हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी होगी। ये दो डायरेक्शन आपको याद रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी क्वेश्चन आता रहेगा, वैसे वैसे करते रहेंगे। अब हम देखो सबसे पहले चलते हैं एप्लीकेशन, क्योंकि इस टॉपिक से आपके पास CUET एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। और वो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब कुछ फिक्स स्ट्रक्चर होती है, बेसिक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उन्हीं में से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके पास मान लीजिए इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधा वायर होगा, ये लीजिए सीधा वायर है। और स्ट्रेट करंट, हमने इसकी जो लिमिट है वो फिलहाल फाइनाइट भी करेंगे, फिर इसी के स्पेशल केस पढ़ेंगे। मान लीजिए इस लेंथ का आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक वायर है और उसमें आपके पास करंट जा रही है आई, ये आपने करंट फ्लो करवा दी उसके अंदर आई, और आपको किसी एक रैंडम पॉइंट पे निकालना है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और वो आपका पास पॉइंट हो गया पी। ओके, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आपको इस वायर की वजह से निकालनी है। तो यहाँ पर तरीका ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया है उससे इस वायर पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब जो उस वायर के दो एंड हैं उन दोनों एंड को आप पी पॉइंट से मिला दीजिए। तो ये मैंने ऊपर वाला एंड मिला दिया और ये मैंने नीचे वाला एंड मिला दिया। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों एंगल बराबर नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सपोज कीजिए ऊपर का एंगल बन रहा है φ1 और ये नीचे वाला एंगल बन रहा है φ2। एक एंड का φ1 बनेगा और दूसरी एंड का φ2 बनेगा। और ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है, इस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो मान लीजिए a है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a है। दैट्स इट, आपको और कोई वैल्यू नहीं चाहिए। करंट पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और जो दो एंड पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं वो एंगल आपको पता होने चाहिए। सो इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखिए, μ0I/4πa sin φ1 प्लस साइन φ2। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। डायरेक्शन आपको कैसे पता करनी है, तो मैंने कहा था अपना हाथ अंगूठा जो है स्ट्रेट वायर में, अपना अंगूठा किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में।
तो अपना अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखे और फिंगर को कर्ल कीजिए। कर्ल करते टाइम पे जब आपकी उंगलियां P पॉइंट पे पहुंच रही है तो P पॉइंट पे वो प्लेन के अंदर जा रही है या बाहर आ रही है? सीधी सी बात है, प्लेन के अंदर जा रही है। इस पॉइंट पे अंदर जाएगी, लेफ्ट साइड से बाहर निकलेगी, तभी स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपका सर्कल बनेगा। इसलिए जो डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स, प्लेन के परपेंडिकुलर। ओके, सो ये आपके पास हो गया एक सिचुएशन। इसी में अगर मान लीजिए आपके पास यही वायर को मैं इनफाइनाइट कर दूं, इसी में स्पेशल केस है, इसी में स्पेशल केस है कि जो वायर है अगर वो आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इनफाइनाइट लेंथ में आपके पास कुछ नहीं करना है। आप देखिए एक बार, इस पॉइंट P से ये φ1 एंगल जो बन रहा है ये इस A पॉइंट का बन रहा है। इस A को आगे की तरफ बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे φ1 बढ़ता जाएगा। तो जब आपका इन्फिनिटी पे हो जाएगा तो आपका φ1 और φ2 दोनों ही क्या हो जाएंगे? 90 के हो जाएंगे, π/2 π/2। तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड का कितना हो जाएगा? sin 90 प्लस sin 90 कितना होता है? 1 + 1 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका μ0I/2πa, क्योंकि ऊपर 2 होगा यहाँ पे और यहाँ से 4 कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। ये है दोनों साइड से इनफाइनाइट हो। लेकिन अगर वो एक साइड से ही इनफाइनाइट हुआ तो वायर इज इक्वल्स टू सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में क्या होगा? सेमी इनफाइनाइट का मतलब है, अब सेमी इनफाइनाइट में दिक्कत है यार, सेमी इनफाइनाइट में ये दिक्कत है कि वो आपका जो पॉइंट P है वो कहाँ पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अंदर दो केस होते हैं। अगर सेमी इनफाइनाइट में एक साइड इनफाइनाइट जा रहा है और एक साइड वो फाइनाइट है, तो आपका वायर मान लीजिए इस तरह से है, नीचे तो फिक्स है लेकिन ऊपर वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। अब इसमें दो केसेस होते हैं, दो केसेस में आपके पास ये दो सिचुएशन समझ लीजिए। ये मैंने दोनों वायर बना दिए। एक में आपका पॉइंट P जो है वो लोअर एंड के बिल्कुल सामने है, लोअर एंड के यहाँ पे रखा हुआ है, और दूसरे में आपका वो यहाँ कहीं पे रखा हुआ है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दोनों सिचुएशन में आपको पता करनी है कितनी कितनी होगी। अब ये सिचुएशन में तो देखो आपके पास φ1 φ2 की वैल्यू पता करनी है, दोनों में बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ φ1 φ2 पता करना है। तो यहाँ पर तो क्या होगा कि वो एंड तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, वो एंड तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इसका मतलब φ1 तो π/2 होगा ही होगा, राइट। और ये एंड जो है इसी एंड का इसी परपेंडिकुलर के साथ एंगल, तो परपेंडिकुलर भी यहाँ बन गया और एंड पॉइंट भी यही है, तो φ2 इस केस में ध्यान रखना कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस एंड में φ2 0 हो जाएगा। जबकि इस सिचुएशन में क्या है? इस सिचुएशन में आपका φ1 जो है वो π/2 होगा, लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो वो ऐसे जाएगा, जबकि एंड पॉइंट पे मैं आ जाऊंगी तो वो एंड पॉइंट यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। मान लीजिए वो एंगल कितना है? थीटा है, तो φ2 आपका कितना हो जाएगा? थीटा। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी आपकी? μ0I/4πa, अगर ये डिस्टेंस a है, इसमें भी a है, और यहाँ आ जाएगा आपका sin 90 प्लस sin 0। तो ये तो इस सिचुएशन में आपका कितना आ जाएगा? μ0I/4πa, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा आपका? μ0I/4πa sin φ1 प्लस sin φ2, तो sin π/2 होता है 1, तो ये आ जाएगा आपका μ0I/4πa 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको थीटा 30 डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, तो उस अकॉर्डिंग आप कर लेना। तो P पॉइंट की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि दोनों ही केस में हमने सेमी इनफाइनाइट वायर लिया है, लेकिन वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग आई है, क्योंकि जो पॉइंट P है वो हमारा चेंज हो गया, जबकि इनफाइनाइट में कुछ नहीं होगा। इनफाइनाइट में P पॉइंट की लोकेशन मैटर कभी नहीं करेगी, क्योंकि P पॉइंट कितना ही ऊपर जाओ कितना ही नीचे आओ, φ1 φ2 हमेशा दोनों 90 रहेंगे। इसलिए ये केस हमने इनफाइनाइट के केस में नहीं पढ़ा है, ये केस हमने केवल सेमी इनफाइनाइट में पढ़ा है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए ये बायो सेवर्ट लॉ के इसके अलावा कहीं से नहीं जाएगा, सारे यही पता चल जाएंगे आपके पास, है ना। ओके, ये हमारा हो चुका है। अब देखिए हमारे पास एक केस और आ जाता है, एक केस हमारे पास और आ जाता है। हाँ, मान लीजिए हमारा जो वायर है वो इस तरह से है, ये हमारा वायर है और पॉइंट P हमको यहां दे दिया, पॉइंट P हमको यहां दे दिया, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? अगर पॉइंट P यहां दे दिया और वायर हमारा फाइनाइट है और फाइनाइट वायर भी यही हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में हम φ1 φ2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा था कि φ1 φ2 निकालने के लिए आपको क्या करना है?
परपेंडिकुलर सबसे पहले ड्रॉ करना है, और वो जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी वो अपर एंड वाली लाइन से और लोअर एंड वाली लाइन से कितना एंगल बनाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालने के लिए चाहे वायर यहीं तक है, लेकिन एक बार आपको इस वायर को आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। डॉटेड लाइन से मैंने बढ़ाया है, इसका मतलब वहां पे वायर जा नहीं रहा है फिलहाल, और अब मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये देखिए अब आपको परपेंडिकुलर डालना है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो हमारी लेंथ ए हो गई। अब हमें अपर एंड को बनाना है। अपर एंड वाला क्या होता है हमारा, अपर एंड वाला हमारा φ1 होता है और लोअर एंड वाला हमारा φ2 होता है। तो ये हमारा अपर एंड है कहाँ पे, ए पॉइंट पे है, लोअर एंड हमारा बी पॉइंट पे है। तो अपर एंड को पी से मिलाइए, तो ये हमारा अपर एंड जो है वो पी से हमारा मिल चुका है। आ गई बात समझ में, ठीक है। और ये हमारा अपर और इन दोनों के जो बीच का एंगल है, ये एंगल हमें पहले पता करना है। नाउ इस कंडीशन में हमारा एक तो एंगल लोअर पॉइंट का हमें एंगल दिया हुआ है, तो लोअर एंड को हमें यहां से बी पॉइंट से मिलाना है। अब लोअर एंड का जो एंगल है वो हमारा परपेंडिकुलर से ये वाला बन रहा है। ये दोनों एंगल हमें पता होने चाहिए ना। इस सिचुएशन में मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल α1 दिया है आपको और ये एंगल आपको α2 दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आपको एंगल क्या करना पड़ेगा। सो आप देख लीजिए कौन सा एंगल, ये 90 है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो आपका कितना होगा, 90 माइनस α2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है, दिस इज π/2, दिस इज α2, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस α2। उसी तरह से ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल कितना बनेगा 90 माइनस α1। सो एक एंगल आपका हो गया 90 माइनस α2 और एक एंगल आपका हो गया 90 माइनस α1। नाउ हमारे पास फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का क्या था, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास थी μ0I अपॉन 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब आपके पास φ1 φ2 थे तो सिचुएशन कुछ इस तरह हुआ करती थी कि ये P पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर होता था, ये हमारे पास φ1 और ये हमारे पास φ2। एंगल कहां से मेजर करते थे, ये परपेंडिकुलर से मेजर करते थे। तो φ1 जाने के लिए आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा था और φ2 आने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा था। तो इस सिचुएशन में जब φ1 φ2 ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ करते थे तब बीच में प्लस साइन आता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपको यहां से परपेंडिकुलर है, आपको ये जो 90 माइनस α2 है ये एंगल ट्रेस करने के लिए भी नीचे आना पड़ रहा है, और 90 माइनस α1 है ये ट्रेस करने के लिए भी नीचे आना पड़ रहा है। तो दोनों किस में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, दोनों आपके पास किस में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। जबकि आपके पास जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल होते थे तो बीच में प्लस साइन आता था, तो अब आपके पास कितना आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में और कुछ नहीं है, μ0I एज इट इज रहेगा, 4πa एज इट इज रहेगा, साइन φ1 माइनस φ1 प्लस φ2 की जगह आ जाएगा साइन φ1 माइनस φ2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस α1 माइनस 90 माइनस α2। बीच में नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में। सो ये आ जाएगा μ0I अपॉन 4πa, ये हो जाएगा cos α1 माइनस cos α2। तो इस तरह से आपको ये एक सिचुएशन आपके पास हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मान लीजिए, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक वायर आपके पास इस तरह से जा रहा है और सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट मतलब ये तो साइड में फिक्स है और इधर वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये लीजिए इन्फिनिटी। दूसरा वायर आपके पास इधर आ रहा है और दूसरा वायर इधर आपके पास जा रहा है इन्फिनिटी। दोनों का बिल्कुल दोनों का एंगल बाइसेक्टर, मतलब एक लाइन है जो बिल्कुल इनको आधे हिस्से में काट रही है। ये लाइन, ये यहाँ पे कोई वायर नहीं है लेकिन बस ये लाइन इनको आधे हिस्से में काट रही है। वायर एक्चुअल में सिर्फ ये वायर 1 है और वायर 2 है। ये एंगल भी आपको अल्फा दिया है, ये एंगल भी आपको अल्फा दिया है, और एक पॉइंट P जो है वो इन दोनों के इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, और इस पॉइंट P की डिस्टेंस आपको दे दी गई है मान लीजिए r0, और इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो आपको पूछा जा रहा है। और जो आपके ऑप्शंस है वो आपके पास है μ0I अपॉन 4πr0 1 माइनस कॉस अल्फा, बी ऑप्शन आपके पास है μ0I अपॉन 2πr0 1 माइनस कॉस अल्फा, सी ऑप्शन आपके पास है μ0I अपॉन 4πr0 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और डी ऑप्शन आपके पास है μ0I अपॉन 2πr0 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा।
सो बताइए, अपन को बताना है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो किया वही कंसेप्ट लगेगा। आप यहाँ पे सबसे पहले एक वायर की वजह से निकाल लो। अच्छा, करंट की डायरेक्शन नहीं बताई है, करंट इसमें आई ऐसे जा रही है और इसमें आई ऐसे जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी कि पी पॉइंट पर दोनों की वजह से, ओके, इसमें करंट ऐसे है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन में है, और उसमें मतलब ऐसे गई करंट और आगे उसी वायर में निकल गई। यहाँ दोनों का जंक्शन है, करंट ऐसे आई और ऐसे दूसरे वायर में निकल गई। अब हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम इस वायर के अंदर पहला पार्ट ही बनाते हैं। देखो वापस इस डायग्राम को बनाते हैं। सो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक वायर बना रही हूं मैं, सिर्फ ये एक वायर है और पी पॉइंट मेरा यहाँ पे है। तो अपन को क्या करना है, इसी लाइन को आप आगे की तरफ बढ़ाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सपोज वायर यहाँ पे है और पॉइंट पी यहाँ पे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, थोड़ी देर पहले बताया था अभी आपको। यहाँ पर भी यही है कि वायर यहीं खत्म हो जा रहा है, वायर इसी जगह खत्म हो गया, तो हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि वायर के साथ ऑब्जर्वेशन पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो अब पी पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है ये एंगल अल्फा, तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाले कंसेप्ट से ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। नाउ इफ दिस इज आर नोट, अगर ये आर नोट है और ये एंगल अल्फा है, तो आपके पास ये डिस्टेंस होगी आर नोट कॉस अल्फा, और ये डिस्टेंस वर्टिकल आपके पास होगी आर नोट साइन अल्फा। तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, वो तो हमारे पास कितनी आ गई, आई आर नोट साइन अल्फा। अब इस परपेंडिकुलर से इस वायर के दोनों एंगल हमको चाहिए, तो मैं वो ग्रीन कलर से बनाती हूँ। देखो, तो इस वायर का एक एंड तो हमारा ए पे है और दूसरा हमारा इन्फिनिटी पे जा रहा है। सो जाहिर सी बात है कि ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इस लाइन के दोनों एंगल देखिए, इस लाइन के साथ हमें दो एंगल बनाने हैं। तो एक एंगल तो इसके साथ जाएगा आपका इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, और जो इन्फिनिटी पे जाएगा वो तो आपका कितना हो जाएगा, π/2। तो एक एंगल तो हमारा बन रहा है π/2। दूसरा एंगल हमारे पास कौन सी लाइन का बनता है, दूसरा एंगल हमारे पास कौन सी लाइन का बनता है, तो परपेंडिकुलर के साथ दूसरा एंड ए पॉइंट पे है, तो सबसे पहले पी को ए से मिलाओ। अब ये एंगल चाहिए, दूसरा एंगल हमारा ये हो जाएगा। तो अगर ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो दूसरा एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, π/2 माइनस अल्फा। बट क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ऐसी सिचुएशन में आपका ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल दोनों ही परपेंडिकुलर के सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए बीच में माइनस का साइन आएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए की वैल्यू हम आर नॉट साइन अल्फा रखेंगे, और हमारे पास एक एंगल है 90, π/2 हो जाएगा, माइनस दूसरा एंगल हमारे पास है π/2 माइनस अल्फा। ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। सो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर नॉट साइन अल्फा, साइन π/2 है 1, माइनस साइन π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा। तो म्यू नॉट आई अपॉन, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, हाँ इसका कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास, 1 माइनस कॉस अल्फा आ रहा है। हाँ, अब देखिए ये इस वायर का हो गया, एक वायर का। अब सिमिलरली अगर दूसरे वायर का निकालें तो दूसरा वायर बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो दूसरे वायर के लिए भी हमको ये सेम ही मिलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 2 फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस कर दो। अब डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी आपको। तो डायरेक्शन कैसे निकालनी है, तो आप देखो एक बार, ये वायर आपके पास करंट ऐसे आ रही थी, है ना, और पी पॉइंट आपका यहाँ पे है। तो मान लीजिए अगर ये करंट आगे जा रही होती, तो अब अपने अंगूठे को आप इस करंट कैरिंग वायर की करंट की डायरेक्शन में रखिए और उस पॉइंट पी पे देखिए आपकी फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं। अगर अंगूठा थंब इधर रख दोगे तो आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, तो इनसाइड द प्लेन आएगा। और ये वाला जो वायर है, इस वाले वायर की वजह से भी देख लीजिए, इस वाले वायर की वजह से भी आपके पास कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही जाएगी, सेम डायरेक्शन में मिल रही है दोनों की वजह से। सॉरी, इधर नहीं आ रही थी, वो इधर आ रही थी, एक मिनट, है ना, मैं डायरेक्शन यहाँ बना देती हूँ। ये था आपके पास सिचुएशन, करंट ऐसे आई आपके पास और करंट ऐसे चली गई, और पी पॉइंट यहाँ पे है, तो पहले ऊपर वाले वायर की तरफ देखिए एक बार। सपोज ऊपर वाले वायर में अगर करंट ऐसे जा रही होगी, तो अपना थंब इधर रखिए, दाएं हाथ का थंब इधर रखिए, हाँ, तो पी पॉइंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ये वायर नंबर 2 है, इसको आगे की तरफ इधर बढ़ाइए। तो सपोज करंट आपकी ऐसे जा रही होगी, तो अपना थंब इधर रखिए, थंब इधर रखोगे तो पी पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी और 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा। सो म्यू नॉट आई अपॉन
2 पाई आर नॉट साइन अल्फा, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, जो कि कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमें? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ये 2 है। ये देखिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ये आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट चलिए, अब हमारे पास देखिए, सपोज हमारे पास एक लूप, मतलब सर्कुलर लूप दिया है, सर्कुलर लूप है, ये इस तरह से सर्कुलर लूप है, और इसकी एक्सिस पे इसमें कोई करंट जा रही है, मान लीजिए आई, और इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट P है। सपोज इसकी रेडियस हमारे पास है R, इस लूप की रेडियस हमारे पास है R, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है P। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू 2 पाई R स्क्वायर, I इंटू 2 पाई R स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रहेगा। सो अगर इसमें केसेस पूछूं मैं आपको, तो सेंटर पे अगर हमें एट द सेंटर चाहिए, एट द सेंटर, तो बहुत ही फॉर्मूला वेल नोन आएगा और वो आपको याद भी होना चाहिए। तो सेंटर का मतलब P पॉइंट जब सेंटर पे आएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो x 0 होते ही आपके पास कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, और ये x तो 0 हो चुका है, और आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा। एंड अगर इसको सॉल्व करके देखो तो म्यू नॉट 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इन जनरल फॉर्मूला होता है ये। सो ये आपके दो केस, ये केस फर्स्ट हो गया सेंटर पे। इसी में केस 2 देखिए, इसी में केस 2 में आपके पास है कि एट द पॉइंट्स वेरी क्लोज टू सेंटर, मतलब सेंटर के बहुत पास में होगा, पॉइंट वेरी क्लोज टू सेंटर। सेंटर के बहुत पास होने का मतलब है x की वैल्यू बहुत कम रख दी आपने, यानी कि इसमें x इज वेरी वेरी लेस देन r। जब x इज वेरी वेरी लेस देन r होगा तो फॉर्मूले में क्या चेंज करेंगे? सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू 2 पाई आर स्क्वायर को तो एज इट इज रखिए। नीचे क्या बच रहा था आपके पास? नीचे आपके पास ये आ रहा था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है? यहाँ पे 1 अपॉन कितना था? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हमारे पास x जब बहुत छोटा होता है, r बहुत बड़ा होता है, तो इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लो। म्यू नॉट इस 2 पाई से एक बार ये 2 पाई कैंसिल आउट करो, सो दैट I आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाए। यहां से मैं इस ब्रैकेट में से जब आर स्क्वायर बाहर लूंगी तो इसका स्क्वायर होके बाहर नहीं आएगा, स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2 लग के बाहर आएगा, और स्क्वायर के पावर 3/2 लग के बाहर आएगा तो नीचे क्या मिलेगा मुझे? आर क्यूब मिलेगा, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये देखो, जब हमने आर क्यूब कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब गया तो नीचे एक पावर बच जाएगी 2r, ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर -3/2। अब बिकॉज हमारे पास r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x है, तो ये सेकेंड वाला टर्म काफी छोटा हो जाएगा। जब ये सेकेंड टर्म काफी छोटा हो जाएगा तो वी विल यूज बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल एक्सपांशन में 1 प्लस एक्स की पावर n जो होती है, उसके फर्स्ट 2 टर्म होते हैं 1 प्लस एक्स, अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो। तो हम यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और n की जगह हमारे पास क्या है? माइनस का 3/2। ओके, सो वी विल यूज म्यू नॉट I अपॉन 2r, और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस nx, 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान रखिएगा, x इज वेरी वेरी लेस देन r पर। और केस थर्ड हमारे पास है कि अगर वो पॉइंट सेंटर से बहुत दूर हो, मतलब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो आप बोलेंगे सेम टू सेम एक्सप्रेशन में r कॉमन ले लो और बाइनोमियल लगा दो, तो उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसका रीजन है क्योंकि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में हमारे पास था म्यू नॉट I 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो जब x की वैल्यू r से बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, उस कंडीशन में हमारे पास डायरेक्टली नीचे बाइनोमियल नहीं लगाना है, x की वैल्यू ज्यादा है और r की वैल्यू कम है, तो इस r को ऑलमोस्ट आप एक्स स्क्वायर के सामने अवॉइड कर दो, इस r को ऑलमोस्ट एक्स स्क्वायर के सामने अवॉइड कर दो, तो क्या बचेगा? म्यू नॉट I
2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर से √2 कैंसिल, एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। और इसी फॉर्मूले में हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में ध्यान रखना, अगर कोई लूप होता है उसमें करंट आई जा रही है और उसकी रेडियस आर होती है, तो उसका जो एरिया होता है, ये एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में हम आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट एक वर्ड होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को हम बोलते हैं एम और फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये आई है और ये पाई आर स्क्वायर है, मिलके इसको एम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाता है 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, 2 से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट हमारे पास म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। तो आपको एग्जाम में कोई सा भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये कंप्लीट पूरा लूप था, अगर पूरे लूप में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। लेकिन अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए लूप का सिर्फ कुछ हिस्सा दे दिया जाए, या मान लीजिए इस टाइप का कोई आर्क लेंथ है, अगर ये कंप्लीट होता तो एक सर्कल बनता, लेकिन वो सर्कल हमको कंप्लीट नहीं दिया है, सिर्फ हमको उसका कुछ हिस्सा दे दिया है और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए इसकी रेडियस आर है और यहाँ पर एंगल बनता है थीटा, मान लीजिए यहाँ पर एंगल बनता है थीटा। ओके और इसमें हमारे पास करंट फ्लो हो रही है आई, और हमें कह दिया जाता है कि इसके सेंटर पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, जो भी थीटा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर लूप पूरा होता तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती, 2 पाई हो जाती, थीटा 2 पाई हो जाता, और तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाती, 4 पाई आर इंटू 2 पाई। तो वही रिजल्ट आ रहा है जो कि हमें पहले से मिल चुका था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जो कि सेंटर पे आया था। तो ये आर्क लेंथ की वजह से है। ओके सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, और ये क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास कि मान लीजिए हमारे पास कोई 2 कंडक्टर हैं, इस तरह से एक आर्क लेंथ, एक सर्कल है, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका है, और ये जो आर्क है ये आपके पास यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल आपके पास बना रहा है α1। दूसरा वायर इसके अंदर, दूसरा वायर यहाँ पे इस तरह से है ब्लू सेक्शन में, ये ब्लू सेक्शन दूसरा वायर है, जिसका कि सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, मान लीजिए α2, ये α2, ये रहा। दूसरा वायर ऐसे रखा हुआ है, पहला वायर आपके पास, ओके दूसरा वायर इसी के सेम रेडियस का बनाना है हमें, जस्ट अ मिनट। दूसरे वायर का एंगल α2 है, दूसरा वायर यहां से शुरू हो रहा है, दूसरा वायर आपके पास यहां से शुरू हो रहा है, जो मैंने ब्लू वाला सेक्शन किया है। ब्लू वाला सेक्शन जो है ये दूसरा वायर है, रेड वाला सेक्शन एक वायर है। तो ब्लू वाले का सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, α2 बन रहा है, और रेड वाले का एंगल कितना बन रहा है, α1 बन रहा है। ठीक है, रेड वाले में जो करंट फ्लो हो रही है वो आपके पास उसकी डायरेक्शन है इस तरह से, ये रेड वाले में करंट फ्लो हो रही है I1, और मान लीजिए ब्लू वाले में करंट फ्लो हो रही है I2, एंड दैट डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, ये I2 है। ओके सो हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये हमें सेंटर पे करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस फॉर्म में बेंट हुआ है, और α1 α2 एंगल बन रहे हैं। आपको रेशो निकालना है, मतलब Bα1 अपॉन Bα2 रेशो कितना होगा एट द सेंटर, सेंटर मतलब O पॉइंट पे, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो है वो कितना होगा, हमारे पास वो रेशो पूछा जा रहा है, और ऑप्शन है रेशो 1 2 3 4, ये हमें रेशो पूछा जा रहा है। सो इसको कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखो हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे, सपोज दिस इज पॉइंट ए और यहाँ पर बी बोल देते हैं और ABC। तो एक वायर रेड वाला कौन सा हो गया, ABC, और इसको यहाँ पर D दे देते हैं, तो ब्लू वाला वायर कौन सा हो गया, ADC। अब सबसे पहले ABC निकालते हैं। हमें पता है फॉर्मूला कितना होगा, आर्क लेंथ की वजह से होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, ये होता है। तो करंट कितनी जा रही है उसमें I1, तो म्यू नॉट I1 आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की सेम दी हुई है, तो हम रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r है। एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, α1, तो एंगल हो जाएगा α1। ठीक है, सिमिलरली BADC कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट I2 α2 अपॉन 4 पाई r।
दोनों की वजह से जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन फिलहाल हम नहीं देखेंगे, हमें तो रेशो निकालना है, वैसे भी मैग्नीट्यूड का रेशो निकालना है, मैग्नीट्यूड हमें इतना पता चला, बट इस रेशो से तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। अब हमें पता है कि जो एंगल होता है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि देखो इस तरह से अगर ये आपके पास थीटा है और ये रेडियस आर है और अगर ये आर्क लेंथ एल है, तो हमें पता है कि एल इज इक्वल टू कितना होता है आर थीटा। इसका मतलब हमारा जो, और रेडियस दोनों की सेम है, अगर रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस तो दोनों लूप की कांस्टेंट है, तो वी कैन से थीटा प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। इसका मतलब अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। अगर ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 किसके प्रोपोर्शनल होंगे, L1 अपॉन L2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक तो हमारे पास एल्फ, क्योंकि हमें यहाँ पर रेशो लेंगे तो अल्फा 1 इधर है और अल्फा 2 इधर है, तो हमें रेशो चाहिए होगा। दूसरा हम करंट का लेते हैं, हमें ओम्स लॉ से पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR, तो पहले वाले लूप में करंट कितनी है I1, मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, और यही किसके इक्वल होगा I2 इंटू R2। कारण, क्योंकि देखो ये दो पॉइंट है, इधर से हमारा ABC वाला वायर आ रहा है और इन्हीं दो पॉइंट के बीच में हमारा ADC है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ऊपर से जो पोटेंशियल होगा नीचे से भी वही पोटेंशियल होगा। रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो पोटेंशियल सेम होगा। सो इसमें करंट I1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो पोटेंशियल कितना होगा I1 R1। सिमिलरली नीचे वाले वायर से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा I2 R2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम I1 अपॉन I2 की वो निकालें तो रेशो किसके इक्वल आ रहा है R2 अपॉन R1। अब मैंने बताया था कि R इज इक्वल टू कितना होता है रो L बाई ए, क्योंकि दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं तो रो हमारे पास सेम है, दोनों वायर का क्रॉस सेक्शन मोटाई सेम है तो एरिया भी सेम हो जाएगा, तो R प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। सो यहाँ पर R2 बाई R1 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 अपॉन L1। सो इस इक्वेशन नंबर 2 से हमें I1 अपॉन I2 का रेशो मिल चुका है और यहाँ से हमें अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। सो अब हम निकालते हैं BABC अपॉन BADC। तो BABC कितना था म्यू नॉट I1 अल्फा 1 अपॉन 4 पाई R, और ये कितना था म्यू नॉट I2 अल्फा 2 अपॉन 4 पाई R। म्यू नॉट 4 पाई से 4 पाई और म्यू नॉट 4 पाई से ये, तो ये रेशो आ रहा है I1 अल्फा 1 अपॉन I2 अल्फा 2। I1 अपॉन I2 किसके इक्वल आ रहा है हमारा L2 अपॉन L1 के, तो ये आ रहा है L2 अपॉन L1, और अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 आ रहा है L1 अपॉन L2। तो L1 से L1 कैंसिल आउट, L2 से L2 कैंसिल आउट, रेशो किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। सो हेंस हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन हो गए और बाकी के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।